नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी कांग्रेस के महाधिवेशन की। जी हां, दिल्ली में 3 दिवसीय कांग्रेस का महाधिवेशन जो है वो चल रहा है और इससे पहले 83 महाधिवेशन हो चुके हैं, 84वां महाधिवेशन है और सबसे बड़ी बात, युवा के हाथ में कांग्रेस की कमान, राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आ गई है और अब अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार ये महाधिवेशन हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि जिस स्थिति में कभी कांग्रेस हुआ करती थी उस स्थिति में अब बीजेपी है। कई राज्यों में सरकारें खो चुकी है कांग्रेस और अब उन सभी राज्यों में वापस से सत्ता किस तरीके से प्राप्त की जाए और सबसे बड़ा मिशन कांग्रेस का 2019 में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोका जाए, बीजेपी एनडीए को रोका जाए, सत्ता में आने से वापस से सत्ता में किस तरीके से काबिज हुआ जा सके, इसकी रणनीति जो है वो इसमें बनती हुई नजर आ रही है। रणनीति बदलेगी, इस बात के संकेत सोनिया गांधी ने दिए हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि सीनियर लीडर्स यानी कि बुजुर्ग जमात को युवाओं के साथ लेकर चलने की बात उन्होंने की थी, क्योंकि ये टकराव जो है लगातार कांग्रेस में देखने को मिला है। जब से राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने की बात उठी है उसके बाद से पीढ़ियों का जो टकराव कांग्रेस में देखने को मिला है, उसके बाद इसको लेकर एक संशय की स्थिति थी, वो आज अपने उद्बोधन में राहुल गांधी ने साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि जो अनुभवी सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ युवाओं को आगे लेकर चलने की जरूरत है, रणनीति बदलने की जरूरत है। 5 साल का उन्होंने खाका तैयार किया है, रणनीति तय की है, उसके ऊपर अब कांग्रेस जनों को आगे बढ़ना होगा, तब जाकर एक बड़ी चुनौती के रूप में वो सामने आ सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये महाधिवेशन। क्या 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल चुनौती बन पाएंगे? इसी सवाल को आज हम खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में महाधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन से पहले 83 अधिवेशन हो चुके हैं, लेकिन ये अधिवेशन इसलिए खास है क्योंकि देश भर से कांग्रेस की सत्ता का लगभग खात्मा हो चुका है और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लगातार विधानसभा चुनाव में परचम लहरा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान और बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत की चुनौती सामने है। राहुल की कमान को लेकर 2 पीढ़ियों के टकराव की बात भी सामने आती रही है। कांग्रेस के दिग्गजों का पुरानी पीढ़ी में विश्वास है और राहुल युवाओं को आगे लेकर चलना चाहते हैं। और अपने भाषण में राहुल ने इस बात को और साफ कर दिया है। उन्होंने कहा सीनियर नेताओं और युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। वहीं राहुल ने केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस चिन्ह के, इस निशान के रिप्रेजेंटेटिव्स, इस निशान की जो शक्ति है वो आपके अंदर है। तो अगर देश को जोड़ने का काम करना है, हम सबको मिलकर, आपको मिलकर और देश की जो जनता है उनको मिलकर करना पड़ेगा। ये जो हमारा प्लेनरी है, इसका लक्ष्य देश को और कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखाने का है। कांग्रेस की कमान जरूर राहुल गांधी के हाथों में है, लेकिन आज भी सोनिया गांधी राहुल के साथ बैकबोन की तरह खड़ी नजर आ रही हैं। राहुल को और उनके नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए सोनिया मां और एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह उनके सामने, उनके साथ में है। आज के उद्बोधन में उन्होंने फिर से इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच है और कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता। लोगों की सोच बदलने लगी है और जरूरत इस बात की है कि नई रणनीति के साथ जनता के सामने जाना होगा। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस की जीत ही देश की जीत है। आज तो केवल एक ही बात मायने रखती है कि जिस महान पार्टी से हमारा इतना पुराना नाता है उसे किस तरह से और मजबूत किया जाए, जिससे वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जा सके। आने वाले चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। कर्नाटक में जहां सत्ता बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की जीत का परचम लहराना भी एक चुनौती है और इसी को लेकर रणनीति भी बन रही है।
राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है और उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस को और यहां चुनौतियां आसान नजर आने लगी हैं और कमान सचिन पायलट के हाथ में है। सचिन ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस को एक करके आगे बढ़ने की बात कही है कि एक साथ खड़े होकर राहुल जी का समर्थन करें। जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तमाम दबाव के बाद, डराने की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी जी ने दिखाया है कि हम चुनौती दे सकते हैं, विनम्रता से आपका विरोध कर सकते हैं और चुनावों में आपको हरा सकते हैं। आज इसी पर ही पार्टी को, तमाम कांग्रेसजनों को आगे ले जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस की उम्मीद फिर से जागी है और अब नई रणनीति के साथ युवाओं को लेकर सीनियर लीडर्स के अनुभव के साथ यूपीए की तर्ज पर नए गठबंधन के साथ मोदी को 2019 में चुनौती दी जा सकती है और इसी का खाका महाधिवेशन में गढ़ा जा रहा है। कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो क्या कुछ स्थिति है इस रिपोर्ट से आपने जानने की कोशिश की है? कई सवाल जो है वो खड़े हैं और इसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी ले सकते हैं? क्या उनको रिप्लेस कर सकते हैं? बड़ा सवाल एक सामने है। क्या राहुल के नेतृत्व को विपक्ष की पार्टियां का समर्थन मिल सकता है? हम यूपीए और कैसे यूपीए को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, या तीसरे मोर्चे की क्या कुछ संभावना है, इसको हम खंगालने की भी कोशिश करेंगे। क्या राहुल जो है वो दो पीढ़ियों के बीच का जो अंतर है, कांग्रेस के अंदरूनी मामले की हम बात कर रहे हैं, सीनियर लीडर्स बनाम युवाओं की जो एक बीच में गैप आया है, जो लगातार इस मामले को लेकर उठता रहा है, क्या उसे पाट पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या युवाओं की आवाज बन पाएंगे राहुल गांधी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस जन में जिस तरीके से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, एक निराशा जो है वो छाई हुई, क्या उससे दूर कर पाएंगे? क्या नई ऊर्जा वो दे पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन पाएंगे राहुल गांधी? इसको आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मनोज दुग्गल साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विकास सोमानी जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। 84वां महाधिवेशन और अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सरकार जो है वो आपके हाथ में नहीं है, सत्ता आपके हाथ में नहीं है, और अब स्थिति उस तरीके की कि अब किस तरीके से सत्ता में आया जा सके। लगातार हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उपचुनाव की बात करें तो एक थोड़ी सी एक संजीवनी यहां से मिलती जरूर नजर आ रही है और एक पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है। अगर उसको पकड़ लिया जाए, उसको साध लिया जाए, युवाओं को साध लिया जाए, सोशल मीडिया का प्रॉपर जो है वो उपयोग कर लिया जाए, तो शायद वापस कांग्रेस अपने जिस अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही है वो पा पाएगी। क्या ऐसा है? देखिए दुर्गेश जी, आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है, ये राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में पहला अधिवेशन हो रहा है। मैं तमाम कांग्रेसजनों को और तमाम देश के नागरिकों को बधाई अर्पित करता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसजन इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पूरे देश से पहुंचे। मैं इस बात करना चाहूंगा क्योंकि ये आपने अधिवेशन है, इसका अपना एक अस्तित्व है, इसके लिए एक रणनीति भी बनेगी। आगे आने वाली जो चुनाव है उसके लिए पूरी कांग्रेस योजना भी बनाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस को अब आगे करनी है कि सरकार, कांग्रेस को यह देखना है कि एंटी कमेंसी का फायदा कैसे लिया जाए, क्योंकि प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या और आर्थिक मंदी जो एक नोटबंदी की वजह से पूरे देश में छाई हुई है, उसका फायदा कैसे लिया जाए, पूरी कांग्रेस इस पे मंथन करेगी। दूसरी बात है कि केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि 4 साल का एक बड़ा अवधि ये बिता चुके हैं, अब ये इनके पास कहने के लिए 60 साल, 70 साल और 65 साल वाली बातें खत्म हो रही है। तो इनकी 4 साल की नाकामियां क्या है, नाकामियां उनको किस तरह जनता के सामने लाया जाए और इस भाजपा के रथ को
जो शुरुआत 2013 में राजस्थान से ही हुई थी, जो सत्ता परिवर्तन की मोदी लहर राजस्थान से हुई थी, उसका अंत राजस्थान से किया जाए, ये पूरी इसकी रण योजना बनाई जा रही है। और निश्चित रूप से आज राहुल गांधी जी का जो उद्बोधन था, उन्होंने सीधा अटैक किया, युवाओं के लिए बोला, किसानों के लिए बोला, क्योंकि युवा लगातार आर्थिक मंदी से बेरोजगारी फैल रही है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि व्यापार धंधे चौपट हो गए हैं। और इस सारी स्थिति के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। और किसान जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से आगे रणनीति बनाई जाए, आज राहुल गांधी जी ने अपना फोकस किया। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एक ऊर्जा किस प्रकार कार्यकर्ताओं में डाली जाए, फूकी जाए, ये पूरी उन्होंने रणनीति आज तैयार की है। और निश्चित रूप से आज उनका संक्षिप्त था, कल वो पूरा और भी बड़ा उद्बोधन देंगे। लेकिन कुल मिलाके जो इस अधिवेशन में दुर्गेश जी हमारी मेन रहेगी कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना, आने वाले चुनाव में हम किस प्रकार आगे रणनीति बनाए, किस मजबूती से उभरें, और सरकार, भाजपा सरकार की एंटी कमेंसी का फायदा कैसे लिया जाए, इसको वोट में कन्वर्ट कैसे किया जाए। और इसके साथ साथ मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि भी 3 दिन पहले एआईसीसी की लिस्ट जारी हुई, पहली बार एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया, युवाओं को जगह दी गई। ये पहली बार राहुल गांधी जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में ये कार्य योजना तैयार हुई। इसके साथ साथ हमारे सीनियर लीडर, अनुभवी लीडर्स को भी इसमें एआईसीसी में स्थान दिया गया। तो ये भी धन्यवाद के पात्र है कि राहुल गांधी जी ने अपने प्रथम कदम में ये बता दिया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में युवाओं को भी पूरा स्थान दिया जाएगा, अनुभवी हमारे सीनियर लीडर्स के भी अनुभव का पूरा सहयोग लिया जाएगा, और आगे की रणनीति में अब हम चुनाव में जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें सरकार अभी 2 लोकसभा और 1 विधानसभा मंडलगढ़ हुई है। ये कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, और मैं बताना चाहूंगा पूरे 4 सालों में 22 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, और सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र धौलपुर और कोटा में बीजेपी जीत पाई। 1 साल बाद में चुनाव के बाद में 4 उपचुनाव में हम 3 जीते, उसके बाद में हम लगातार अब ये 17 चुनाव हम विधानसभा चुनाव में पूरे में हम 17 के 17 विधानसभा में जीते, जिसमें सारे भाजपा के विधायक थे, भाजपा के मंत्री थे, भाजपा के सांसद थे, भाजपा के मेयर थे, भाजपा के जिला प्रमुख थे। इसके बावजूद और मुख्यमंत्री जी 1.5-2 महीने तक लगातार जातियों में, समाजों में, अलग अलग वर्गों में जाती रही, मीटिंगें लेती रही, प्रलोभन देती रही, लेकिन जनता उनके प्रलोभन में नहीं आई। राजस्थान की जनता ने 17 की 17 विधानसभा क्षेत्रों में इनके मंत्रियों के सबके बोरी बिस्तर बांध के वापस भेज दिए जयपुर। दुग्गल साहब, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जनता इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन इसके पीछे सवाल ये कि उपचुनाव और जो मुख्य चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के, दोनों में अंतर होता है। और उपचुनाव को लेकर जनता का मानस जो है इतना परिपक्व वोट कास्टिंग को लेकर नहीं होता है, और मुद्दे जो हैं वो स्थानीय लेवल के होते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। तो इतनी ज्यादा खुशी मला लेना कि इन 3 जगहों पे हमने जीत कर ली और 17 विधानसभा टोटल जगहों पर में जीत कर ली, सोचने की बात जरूर है, लेकिन इतनी हर्ष की बात भी नहीं है। कांग्रेस को भी बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है। रही बात, हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा था, क्या सोनिया गांधी को रिप्लेस राहुल गांधी कर पाएंगे? क्या उनके नेतृत्व को लेकर विपक्ष जो है, या यूपीए की बात कर लें, क्या वो तैयार है? यूपीए के जो साथी दल हैं, क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। दुर्गेश जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया। सोनिया गांधी जी के जगह रिप्लेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन यूपीए की चेयरपर्सन आज भी सोनिया गांधी जी हैं। अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा 19-20 पार्टीज को, प्रमुख विपक्षी दलों को सोनिया जी ने डिनर पे बुलाया, सारे विपक्षी दल उनके नेतृत्व में वहां आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी, कार्य योजना बनी। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन सोनिया गांधी जी का अनुभव, सोनिया गांधी जी का यूपीए चेयरपर्सन बना रहना हमारे नेतृत्व को बिल्कुल और मजबूती देगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की शक्ति अब युवा के रूप में जुड़ी है। और इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो अधिवेशन में रणनीति कांग्रेस बनाने जा रही है, कि जो ये भाजपा का हिंदुत्व का जो दुष्प्रचार है,
इसको हमने गुजरात चुनाव के दौरान, मॉडल के दौरान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी द्वारका से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, सभी जगह उन्होंने मंदिरों में भी अपने दर्शन किए, उनके ऊपर जगह तरह तरह के आरोप लगाए गए। जो एक भाजपा दुष्प्रचार करती थी कि एक समाज विशेष की पार्टी रह गई है, इसमें भी हमने बहुत कामयाबी की। और आने वाले समय में मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि राजस्थान में बहुत बड़ा इसका प्रयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी जी अब अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक विशेष स्थान से शुरू, धार्मिक यात्रा से शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो फिर धर्म के नाम पर राजनीति पहले बीजेपी कर रही थी, अब कांग्रेस भी अब इसमें शुमार हो रही है। चलिए, हमारे साथ विकास सोमानी जी हैं बीजेपी से, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। विकास जी, क्या लगता है, महाधिवेशन हो रहा है, नए रणनीति के साथ जिस तरह चुनाव में जाने की बात है, और दूसरा एक बड़ा अहम सवाल जिसको हम खंगालना चाह रहे हैं, 2019 आपके लिए भी उतना महत्वपूर्ण जितना कि कांग्रेस के लिए। आपके पास कई राज्यों में सत्ताएं हैं, जिस केंद्र में सत्ता है, आसानी आपके लिए ज्यादा है, लेकिन क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में चुनौती बनेंगे? दुर्गेश जी, जिस तरह की बात मनोज जी मुगदल साहब ने कही है कि हम राजस्थान से ही भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी और यही भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। ये पूर्व का इतिहास देख लें कि पूर्व में जब लोकसभा चुनाव हुए तो माननीय सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी सभा देवली टोंक जिले के अंतर्गत हुई थी, जहां से कांग्रेस शुरू हुई है, कांग्रेस वहीं खत्म हो गई है। पहली बात, इस बात का मैं जवाब इनको स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात यह है कि माननीय सोनिया गांधी जी ने जो डिनर दिया उसमें 20 दलों के लोग बुलाए उसको, क्योंकि कांग्रेस की खुद की विचारधारा, खुद के सिद्धांत समाप्त होने की स्थिति पे आ गए हैं। और जिन राहुल गांधी जी की 2004 में सक्रियता होने से कांग्रेस पे आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना 84वां महाधिवेशन दिल्ली में उनका भाषण प्रारंभ हुआ, उद्घाटन भाषण हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने पूर्व में एक स्टेटमेंट जारी किया था कि गरीबी एक मानसिकता है, इसका रुपए पैसे से और सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है। गरीबी एक मानसिकता कैसे हो सकती है? देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने उज्जवल योजना, घर घर में गैस सिलेंडर तक पहुंचाने का, जो सब्सिडी जो सीधे खाते में नहीं जाती थी, जिससे भ्रष्टाचार का आलम था, तो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, उस आम जन के हित में एक से एक योजनाएं लागू की। आप फसल बीमा योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे जनधन का मामला हो, चाहे आप राष्ट्रीय पोषण मिशन जो राजस्थान से शुरुआत हुई, और जिस तरह की बात आप कहना चाह रहे हैं कि आज कांग्रेस की जो स्थिति आ गई है वो उसी दम से आ गई है जिस तरह से अभी आपने पूर्व में दुर्गेश जी कहा था कि इतनी सी राख में चिंगारी ढूंढते हैं, चंद 2-3 जगह उपचुनाव जीत जाते हैं तो ये अपना मैंडेट और इस तरह से बताने लग जाते हैं। इनका माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा कि पूर्व में कि कांग्रेस पार्टी में एक दम्भ आ गया था, इस तरह की हम आम कार्यकर्ता से जुड़ना बंद कर दिए थे। ये बात माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकारा है और उन्होंने बार बार एक बात को कहा है कि हमें सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं को ये महसूस होने लगा है ये जो उपचुनाव हुए विचारधारा नहीं है और कांग्रेस जो उपचुनाव हुए हैं, ये जो उपचुनाव हुए हैं, ये भी शायद कुछ ऐसी ही नजीर दे रहे हैं आपको, ऐसी ही सबक दे रहे हैं शायद जिस दम्भ की बात राहुल गांधी ने की, वही दम्भ की बात जो है वो सामने शायद राज्य सरकार के अंदर भी दम्भ आ गया था, शायद इसीलिए जनता ने 17 जगह पर नकार दिया उपचुनाव में। दुर्गेश जी, अंतिम छोर तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हो सकता है कि कहीं कम्युनिकेशन में या समन्वय में या कार्यकर्ताओं को योजना में सरकारी मशीनरी आपके पास, पूरे मंत्रियों का दल बल वहां पर लगा दिया गया, कार्यकर्ताओं का वहां पर दल बल लगा दिया गया, मुख्यमंत्री खुद वहां पर जाती हैं, वहां पर जाति विशेष के लोगों से मिलती हैं, उनकी बात मानती हैं, उनकी जो समस्या उनको त्वरित गति से दूर करती हैं, लेकिन बावजूद उसके थंपिंग मेजोरिटी से 3 सीटें जीत लेती है कांग्रेस। दुर्गेश जी, चाहे केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हों और माननीय मुख्यमंत्री जी हों, वो जनता के बीच में जो भी बात सामने आती है उनका निस्तारण करने के मामले में, चाहे किसानों को फसल बीमा का मामला हो, कहीं ना कहीं हमारे से कुछ कमी रही तो हम वो बाकी जिस तरह से आज आप देखिए कि महाअधिवेशन जो हुआ है वो महाअधिवेशन कांग्रेस का 8 वर्ष बाद हुआ है। इतनी सरकार रहने के बाद कभी उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलने की या कार्यकर्ताओं से जुड़ने का कोई ऐसा इतना बड़ा महाअधिवेशन नहीं हुआ। 8 साल बाद ये महाअधिवेशन हुआ है तो उनको भारतीय जनता पार्टी से एक चीज सीखने को मिली कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और धरातल तक जुड़ने वाली पार्टी है और सरकार रहे या सरकार नहीं रहे या जो भी स्थिति रहती है, कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रूप से कार्य करता है और जो भी बातें जनभावनाओं से आती है उनको सुधारा जाता है। आज जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारत देश में जिस तरह से विस्तृत रूप से होती जा रही है, आप और एक से एक नई योजना आपने बताया कि युवा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने चॉइस योजना, सोमानी साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने इतना सा पूछा था आपसे कि 2019 में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनेंगे? इस बात से बिल्कुल गलत बात, कहीं भी ऐसा कोई आधार नहीं है कि जिससे वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए चुनौती साबित हो। आप अभी आगे भी आप देखें, केरल जो स्टेट है वहां के जो राजनेता उन्होंने इस बात को राहुल गांधी जी को ये कहा जो सक्रिय रूप से कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं और जो अपनी पॉलिटिक्स में धन निवेश करना मानते हैं, उनकी जमानतें जब्त हो रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हो सकता है सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ठीक हो, बाकी जिस तरह से राष्ट्रीय आप चुनौती गुजरात में पसीने आगे साहब सरकार बनाने में आपको नहीं, चाहे गुजरात ले लें, प्रधानमंत्री को सब काम छोड़कर देश के मुद्दे छोड़कर रैलियां करनी पड़ी गुजरात में। दक्षिण गुजरात की हालत आप जानते हैं, वहां की स्थितियां क्या है, वो बार बार कहने की बात नहीं है, लेकिन क्या राहुल गांधी को आप इतना मतलब बात का कमजोर समझ रहे हैं? आप दो बात का मैं आप नहीं कमजोर नहीं, हम आपको बात का जवाब दूं। 22 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने वो लेके निर्णय और गुजरात चुनाव के पहले राहुल गांधी जी को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जिस तरह से 48 साल शासन किया और जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा रूप था, तो लगा कि कुछ होगा, पर जब पता लगा कि जिस तरह के वो दम भरते थे, जिस तरह से अपनी शुरुआत कर रहे थे, वो धराशायी हो चुकी है। उनको जिग्नेश मेवाणी कई लोगों से उनको एक गठबंधन करना पड़ा, एक राष्ट्रीय पार्टी को अपनी विचारधारा तोड़ के जातिगत बंधन बनाने पड़े और उसके बाद उस स्थिति में आए हैं। तो ये ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस जो पार्टी किस स्थिति पे और किस तरह उसका स्तर नीचे आ चुका है। ये चीज जनता को देखने को मिला है कि वो गठबंधन की विचारधारा, चाहे महाधिवेशन का मामला हो या कहीं भी हो, वो चुनाव लड़ने से पहले गठबंधन शुरू कर देते हैं। उनके पास ये विचारधारा सिद्धांत नहीं है। नागालैंड की क्या बात करें साहब, कहां स्टैंड कर पाएगी? सोमानी साहब, नागालैंड में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ? वहां आपकी विचारधारा के लोग थे जिनके साथ आपने गठबंधन किया है। आरोप लगाना इजी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरे देश में विस्तृत रूप से जा रही है, तो जो लोग चलिए अब विचारधारा रही नहीं सोमानी साहब, अब विचारधारा ही नहीं रही, सत्ता में किस तरीके से काबिज हुआ जाए, राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं। हमारे साथ महेश जी भी हैं, जरा उनसे जरा प्रतिक्रिया ले लें। महेश जी, क्या लगता है, महाधिवेशन चल रहा है, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल गांधी जो हैं उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और गुजरात के चुनाव के बाद उनका व्यक्तित्व, उनका जो एक राजनेता के रूप में जो उनका चेहरा था वो बड़ा परिपक्व होकर निकला है। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से वहां पर नंबर गेम हुआ और कोशिश की गई वो सबके सामने है। प्रधानमंत्री को सारे काम छोड़कर वहां रैलियां करनी पड़ी थी। खैर, लेकिन कहीं न कहीं अब नई रणनीति के साथ लोगों को जोड़ने और जिसके लिए परेशानी सामने आ रही थी कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को सब पसंद करेंगे कांग्रेस के अंदर या नहीं, उसको लेकर आज उन्होंने साफ कर दिया कि वो पुराने जो अनुभवी नेता हैं उनको और युवाओं दोनों की टीम को साथ लेकर चलेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया, जिसके ऊपर एक संशय के बादल मंडरा रहे थे। तो एक बड़ा मसला जो है वो साफ होता है और कहीं न कहीं सोनिया गांधी का बैकबोन की तरह राहुल गांधी के साथ रहना, और एक और बैकबोन है राहुल गांधी के पास प्रियंका के रूप में, वो भी उनके साथ में एक्टिव पॉलिटिक्स में जरूर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक मॉरल सपोर्ट राहुल गांधी के साथ में। तो क्या 2019 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वो चुनौती है? निश्चित रूप से ये चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। जिस तरह से गुजरात में राहुल जी ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है और जी मौजूदा सरकार और नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर के जो इन्होंने चुनौती दी है जी, उसको एक चुनौती के रूप में लिया जाए और फिर उपचुनाव के जो परिणाम आए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान के हों, यहाँ पे भी जो परिणाम आए वो निश्चित रूप से एक मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी ना सही, लेकिन इतना है कि खतरे की एक वो मतलब सूचना दे दी गई है, प्रतीक के रूप में इसको माना जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि वो नेतृत्व दे पाते हैं या नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि जहां उन्हें ये लगा है कि जो जिस तरह का मतलब कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं का और युवा नेताओं में जिसे तालमेल नहीं हो पाती है, उसको किस तरह से इस गैप को कम किया जाए,
उन्होंने अपनी न केवल वो चुनौती, तो खैर वो बाहर के चुनाव के दौरान की बातें हैं, लेकिन संगठन के भीतर में उनमें एक ये सामंजस्य बिठाने की भावना एक उजागर हुई है। नेतृत्व की खासियत भी यही होती है कि जो किसी को मतलब बजाय मतलब किसी को हटाने के, रिप्लेस करने के और उसको सामंजस्य में बिठाने के लिए वो ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो ऐसा उन्होंने ये इस चीज का आह्वान भी किया है। उन्होंने एक चीज का बहुत बड़ा आज का अगर यूं देखा जाए तो उनके भाषण का अगर विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने पंजे के मतलब क्या कहते हैं निशान पर बहुत ज्यादा महत्व दिया है। पंजे के मतलब यह है कि दो चीजें हैं कि जहां एक और उनकी माता जो हैं श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं वो विपक्षी यूपीए के गठबंधन को मजबूत देने के लिए अपना प्रयास कर रही हैं, और ये कांग्रेस में उसको युवा और क्या जो पुराने ये जो बुजुर्ग जो नेताओं को उनको मतलब समन्वय बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दोनों ये महसूस करते हैं, और ये चीज बाहर निकली है। वो खड़गे के भाषण में देखिए, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस को हराने में कांग्रेसियों का ही हाथ है। ये बहुत बड़ी बात कही है। जो ये अभी तक के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, या जो उन्होंने एक बात कही है कि हमारी जो चुनाव जो पिछले जो चुनाव में जो हार हुई है उसका मुख्य कारण प्रथमतः ये माना गया है। तो ये एक अपना ऑब्जर्वेशन है। और इसके अलावा आपने युवा शक्ति का उन्होंने आह्वान किया कि ये पंजे का मतलब उन्होंने किया इसका बहुत खास है कि हम सारी विचारधारा को एक साथ लेके चलेंगे, चाहे सारे धर्म सम्मत सब जितने भी सांप्रदाय वशिष्ठ कि सभी लोगों को अपने साथ समाहित करके लेके चलेंगे। और एक ये शक्ति का प्रतीक भी है, हाथ और हाथ अगर एक की मुट्ठी बांध लो तो उसमें शक्ति बन जाती है। तो उन्होंने एकता पर ज्यादा जोर दिया, एकता, सामंजस्य वगैरह। तो इसमें ये देखते हैं कि जो नेता में नेतृत्व क्षमता की यही परख होती है कि वो आगे किस दिशा में ले जाता है। भले ही हार ना हो, हार जाएंगे लेकिन चुनौती तो ये खड़ी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनौती जो है वो राहुल गांधी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ कई बड़े सवाल और उनके सामने है, कई चुनौतियां उनके सामने और है। भले ही प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बने, लेकिन उनके साथ खुद के साथ भी कई चुनौतियां हैं। जो युवाओं में जो एक मूवमेंट की आशा है, क्या उसको वो पाट पाएंगे? जिस तरीके से युवा जो देश कहलाता है हमारा भारत, क्या युवाओं की आवाज वो बन पाएंगे? क्या कांग्रेस वर्कर्स में जो निराशा आई है लगातार चुनाव हारने की वजह से, उनके नेतृत्व पर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्या उसको वो पार पा पाएंगे? ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती जो उनके लिए है वो है सोशल मीडिया मूवमेंट की। क्या बीजेपी के सोशल मीडिया मूवमेंट को वो उसकी काट खड़ी कर पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती होगी। इन सब पे हम जवाब लेंगे, इस सबको हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो इन सवालों को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी के नेतृत्व की और कांग्रेस के 84वें राष्ट्रीय अधिवेशन की। जी हां, 2010 में यह राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसके बाद अब 2018 में हो रहा है। 8 साल का, माफ कीजिए, करीब 8 साल पूरे हो गए इसके अंदर, और इस 8 साल के गैप के बाद यह महाधिवेशन हो रहा है। कहीं न कहीं इस पूरे अधिवेशन को अगर देखें, उसकी समीक्षा करें तो सीधे तौर पर 2019 की रणनीति से जुड़ा हुआ यह ज्यादा नजर आ रहा है। किस तरीके से आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरा जाए, किस मुद्दों पर उतरा जाए और किस तरीके से इस चुनाव की लड़ाई को लड़ा जाए, इस तमाम विषयों को लेकर अधिवेशन में मंथन चल रहा है। और हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 2019 के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर जिस तरीके की स्थितियां राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई गई है, क्या वाकई वैसा है, या वो एक चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या यूपीए या और दूसरे जो दल हैं उनका एका करने में क्या कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जीत हासिल कर पाएगी? और क्या चुनाव में जाने के लिए एक समग्र नेतृत्व राहुल गांधी
बना पाएंगे? ये बड़े बड़े सवाल हैं। क्या सोनिया गांधी को रिप्लेस कर पाएंगे? क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आई थी, उन्होंने जिस तरीके से नेतृत्व दिया, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही और बड़ी अच्छी तरीके से वो सरकार चली भी। तो कहीं न कहीं ये एक बड़े मसले हैं जिसको आज हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा डिग्निटी पैनल जो है वो हमारे साथ है। मनोज दुग्गल साहब कांग्रेस से हैं, विकास सोमानी साहब बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। दुग्गल साहब, आपकी तरफ फिर आना चाहूंगा। कई मामले जो हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन है, 8 साल बाद हो रहा है। अभी सोमानी साहब ने भी कहा कि अब कांग्रेस को लगने लगा है कि किस तरीके से जनता के नब्ज को पकड़ा जाए। उन्होंने अब बीजेपी से इसकी सीख ली है और उसके बाद ये 8 साल बाद ये अधिवेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लोगों को एक करके और चुनाव में लड़ा जाए, इसकी कोशिश उनकी है। इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं हम सबसे बड़ी बात करना चाह रहे हैं कि आज युवा का देश माना जाता है भारत को, और युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के हाथ में अब मोबाइल आ गया है और मोबाइल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है कि अब चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पर लड़े जाते हैं, और सोशल मीडिया में कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी से काफी पीछे छूट जाती है। तो बीजेपी के सोशल मीडिया मूवमेंट की क्या कुछ काट राहुल गांधी के पास? क्या राहुल गांधी उसको काट को युवाओं के नेतृत्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? बड़ा सवाल। देखिए दुर्गेश जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आईटी सेल का आज के युग में बहुत बड़ा योगदान है, और कांग्रेस में एक आईटी सेल की अलग स्थापना हुई है। बकायदा इसमें पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। राजस्थान में भी दनीश अबरार को नियुक्त किया गया है। इनकी पूरी टीम हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है आईटी सेल की। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक जोड़ना चाहूंगा, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है जो आईटी के साथ पूरे कंप्यूटर युग के साथ जुड़ी हुई है। वो युवा जो किसी पार्टी का नहीं है, वो सिर्फ देश की दशा और दिशा को देख के अपने आप को निर्णय लेता है। उसने 2013 और 2014 में मोदी जी के भाषणों के आधार पे पूरा दमखम से अपना और अपने परिवार का, अपने मित्रों का और आईटी में इतना प्रचार प्रसार किया कि पूरा का पूरा कुनबा का कुनबा उन्होंने मोदी जी की झोली में डाल दिया। लेकिन मैं अभी आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण दिखाना चाहूंगा कि एंटी कंपेंसी का कितना बुरा असर पड़ता है। आप ये देखिए, आदित्य योगीनाथ 1 साल पहले जो 28 साल से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की सीट से लोकसभा सदस्य थे, वो मुख्यमंत्री बने। कोई सीट खाली नहीं की उन्होंने, मुख्यमंत्री बनने के कारण खाली की। प्रदेश के मुखिया बने और उनके साथ उनके उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब थे। दोनों उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ये अब मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वयं का उत्तर प्रदेश स्थान है, प्रदेश है, जहां से वो वाराणसी से अब लोकसभा के सदस्य हैं। क्या हालत हुई? 1 साल में सारी गोटी बदल गई। 4.5 लाख वोटों से जीतने वाले योगीनाथ 50,000 वोटों से उनका उम्मीदवार उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गया। इसका एक उदाहरण अब राजस्थान में दे रहा हूं कि राजस्थान में जब ये 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो मोदी जी को 16 तारीख को जबरदस्ती आनंद फानन में बाड़मेर की रिफाइनरी का उद्घाटन करने बुलाया गया ताकि उसका असर प्रदेश की इन उपचुनावों पे पड़े। उसका आप देखिए असर ये पड़ा, 17 की 17 सीटें साफ। अब आप ले लीजिए मोदी जी की उद्घाटन के लिए तो आपकी भी आपत्ति थी। अब आप मोदी जी की एक सभा झुंझुनू में हुई जी, झुंझुनू में हुई। मैं झुंझुनू की सभा का आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। इस झुंझुनू की सभा में मंच से सिर्फ दूसरे ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच गए। जब मुख्यमंत्री, यहां की प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे जी ने अपना संबोधन शुरू किया, उन्होंने काले झंडे और काले कपड़े बाहर निकाल लिए और उनका नारा देखिए कि वसुंधरा तेरे राज में मोदी मारा जाएगा। ये एंटी कंपेंसी है। ये बात भाजपा को सोचनी पड़ेगी कि प्रदेश की मुखिया, देश के प्रधानमंत्री एक मंच पे भाषण दे रहे हो और वहां ये नारे लगते रहे 15 मिनट तक कि मोदी, वसुंधरा तेरे राज में मोदी मारा जाएगा। मतलब भाजपा का कार्यकर्ता टूटा हुआ है। तो मोदी जी में तो विश्वास है साहब, अभी भी आप भी कह रहे हैं उसके काम नहीं हो रहे। विश्वास तो मोदी जी में लोग अभी भी कर रहे हैं। काले झंडे लेकर भी मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं। मोदी अलग बात है, राज्य की बात कर रहा हूं, लेकिन ये राज्य की बात कर रहा हूं कि मोदी कर दूं वसुंधरा, ये राज्य का बीजेपी का चेहरा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जितने भी चुनाव विधानसभा के भी लड़े गए हैं उन सब पर चेहरा मोदी जी का ही है। और हो सकता है राजस्थान का चुनाव भी मोदी जी ये नारे भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे थे। ये भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे थे जो मंच के दूसरे ब्लॉक में थे। कोई दूसरा आम नागरिक नहीं लगा रहा था।
कि लोग वसुंधरा की सरकार से बहुत दुखी हैं, इस चेहरे से बहुत दुखी हैं, और राज्य का जो चुनाव होगा वो वसुंधरा जी के चेहरे पे होगा। प्रधानमंत्री का तो अभी 2019 में नंबर आएगा, लेकिन स्टेट में मुखिया इस समय वसुंधरा राजे जी हैं। और इसके साथ साथ मैं और भी ये बात जोड़ना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि गो हत्या के नाम पे जो बाउंडर हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, विकास रुका हुआ है, बाजार में तो कर्फ्यू लग गया, बाजार में तो ऐसे लग रहा है जैसे बाजार में कर्फ्यू लगा दिया गया है, व्यापारी तंग है। और इसी का परिणाम है कि अलवर और अजमेर शहर का सोशल मीडिया मूवमेंट है, क्या उसकी काट राहुल गांधी के पास है, क्या कांग्रेस के पास है, क्या उससे वो पार पा पाएंगे? क्या एक अगर पोस्ट मोदी के खिलाफ कर दी जाती है तो कई जो कमेंट्स हैं, गंदे से गंदे कमेंट्स उसके ऊपर आने लगते हैं। इतना सोशल मीडिया पर बीजेपी की पकड़ है, तो क्या कांग्रेस के पास उसकी काट है? बिल्कुल, आप दुर्गे जी, आपका बिल्कुल जायज बात है। आईटी सेल, कांग्रेस का आईटी सेल, मीडिया सेल इसीलिए बनाया गया है। हमारे बाकायदा इसमें कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा है, सोशल मीडिया से हमने प्रोफेशनल्स को भी जोड़ा है, और पूरा कांग्रेस का आईटी सेल प्रदेश में भी और देश में भी पूरे विस्तार के रूप में चल रहा है, बड़े अच्छे रूप से चल रहा है, और इसकी योजना को और आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार के गलत कदम है, जैसे आज पीएनबी का घोटाला हुआ, नीरव मोदी घोटाला, माल्या घोटाला, नीरज मोदी, ये ललित मोदी कांड गेट, तो ये सब सोशल मीडिया पे आप देखिए भरे पड़े हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार को रोकना चाहिए था, कांग्रेस सरकार उनको पकड़ने में अपराधियों को नाकाम साबित हुई। तो आज सोशल मीडिया का सेल बना रखा है, आईटी सेल बना रखा है, जैसा कि दुग्गल साहब कह रहे हैं। सोमानी साहब, क्या लगता है, राहुल गांधी चुनौती है, ये एक बड़ा सामने आ रहा है, और जिस तरीके से महेश जी ने कहा कि चुनौती बनेंगे और आप लोग उन्हें बहुत हल्के में ले रहे हैं, कहीं हल्के में लेना कहीं मुश्किलात तो आप लोगों के लिए पैदा नहीं करते। और वहीं अगर जिस तरीके से भी दुग्गल साहब ने कहा है कि झुंझुनू की जो सभा का उन्होंने वाकया बताया है, कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वसुंधरा राजे में देखने की बात तो वो बता रहे हैं। मोदी का तो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं काले झंडे लेकर भी, लेकिन वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, ऐसा आरोप इनका है। जवाब चाहूंगा। दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब सत्ता में जो वर्किंग कर रही है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अगर कोई चीज ऐसी आई है, चंद लोगों ने अगर कोई ऐसी अपनी बात कही है, तो उस बात का भी समाधान किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे की राजनीति नहीं करती है। चेहरे की राजनीति, आप मुझे बताइए, आपने राजस्थान में कौन सा चेहरा किया मुख्यमंत्री जी के लिए, और गुजरात में आपने कौन सा चेहरा किया चुनाव में कि हमारे ये मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि आपके पास ऐसा सक्षम नेतृत्व और सक्षम चेहरा नहीं है। आप देखें, बिहार में इनकी स्थिति तीसरे 4th नंबर पे, और बाकी जो है महाराष्ट्र में आप ले लें, आप पश्चिमी बंगाल में कहीं लेंगे, स्थिति में आप देखें कुछ जगह को उनको छोड़ के कहीं अस्तित्व नहीं है। इनके अस्तित्व की स्थिति यह है कि कांग्रेस कि आप जमानतें जब्त हो रही है यूपी के दोनों स्थिति में। आप जिस जोश से बात कर रहे हैं, ये जोश भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दम नहीं दिखाती जिस तरह का कांग्रेस दम दिखा रही है, कि जो यूपी में सीटें जीती गई है और भारतीय जनता पार्टी जितने मतों से आ रही है, उतने मत भी कांग्रेस के पास नहीं आए हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, उसके बावजूद आपका ये दम है। तो आप बताइए, जनता की बात, जनता के बीच में और जनता की बात को रखने के लिए आप किस तरह से करेंगे? आपका कोई स्टैंड नहीं है। आप और कांग्रेस का ये परिपाटी रही है कि कांग्रेस जिस भी स्टेट में तीसरे नंबर पे चली गई, वहां कांग्रेस खत्म होती नजर आई है, उसको उठने के अवसर नहीं मिल पाए। आप सबसे बढ़िया ये होगा कि आप राजनीतिक आंकड़े या राजनीतिक उन्माद को जिस तरह से अन्य पार्टियों के साथ मिलकर अपनी भड़ास निकालना चाह रहे हैं, या अपन सोशल नेटवर्क की बात करें, 143 लेटर ऑफ इंटेंट कांग्रेस सरकार में नीरव मोदी के मामले में निकाले गए। उसको आप पुराना प्रकरण था वो जो इतने सामने आए, जब घोटाले सब उसमें हो गए और आज वो हो गया, तो उसके बावजूद भी जिस त्वरित कार्रवाई से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो किसी भी मामले पे ले लें, जितने घोटाले कांग्रेस सरकार में हुआ, उसका आप देखें पूर्व के 43 महीने के शासन में कहीं कोई इतना घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस किसी भी बात को आंदोलन का रूप नहीं बना सकी। बार बार कांग्रेस एक बात कहती है कि साहब इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। आप मुझे बताइए, जब तो आपके लिए फायदे का विषय है साहब, अगर कांग्रेस अगर कमजोर है तो आपके लिए बड़ा फायदे का विषय है। ये तो आपका ही साथ दे रहे हैं।
नहीं दुर्गेश जी मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से काम कर रही है। कमजोर और उसकी ताकत की बात नहीं है। कमजोर और ताकत से नहीं लड़ना चाह रहे हैं, जनता की भावनाओं से लड़ना चाह रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चाहे वो आधार कार्ड का मामला हो, चाहे वो जीएसटी विचारधारा की आपने बात की, सोमानी साहब विचारधारा की अगर बात की तो फिर यशवंत सिन्हा साहब क्यों लगातार मामला हो पार्टी के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ बात कर रहे हैं? क्यों शत्रुघ्न सिन्हा इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्यों मुरली मनोहर जोशी लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व पे, विदेश नीति पर, अर्थ नीति पर, उसके साथ साथ हमारी गृह नीति पर वो सवालिया निशान खड़े करते हुए हमेशा नजर आते हैं। वहां छोड़िए, घनश्याम तिवारी की अगर बात करें, अगर बात ज्ञानदेव आहूजा की करें या फिर भवानी सिंह राजावत की करें, तो ये लोग भी तो उन चीजों को उठा रहे हैं लगातार, आपके ही मंच से उठाए जा रहे हैं। फिर ये सारी चीजें क्यों? देखिए, विचारधारा रही कहां? दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों का दबाया नहीं जाएगा। जो पार्टी के बात, वो अपने सामने उनको अधिकार है, वो सदस्य विधानसभा के हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं। और उन्होंने सार्वजनिक मंच पे अगर कोई बात कही है तो उसके संबंध में सरकार गंभीरता से लेती है और उसी का सुधार का परिणाम है कि प्रदेश सीएम साहिबा सुनती कहां है साहब? कार्यालय में सीएम साहिबा सुनती कहां है? इसीलिए सार्वजनिक मंचों पर आना पड़ता है, इसीलिए सार्वजनिक मंचों पर आना पड़ता है। खैर चलिए, महेश जी हमारे साथ है। महेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। महेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगा जी। एक बिखराव की स्थिति अभी एनडीए में नजर आ रही है। टीडीपी तेलुगु देशम की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी की, तो उन्होंने अपना हाथ एनडीए से खींच लिया। शिवसेना लगातार इसके संकेत देती हुई नजर आ रही है। और भी दलों के अंदर जो स्थिति है वो इस तरीके की नहीं कही जा सकती कि बहुत अच्छी है। जो वाजपेयी साहब के समय में एनडीए का गठन हुआ था, अब उसके अंदर कहीं न कहीं तोड़ और दुराव की स्थिति जो है, विभेद की स्थिति जो है, वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बिखराव को रोक पाएंगे? क्योंकि गठबंधन की राजनीति जो है वो अब होती साफ है, नजर आएगी। अपने दम पर पार्टियां चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं न कहीं फिलहाल ऐसे स्थितियां नहीं बनी हुई है, स्थितियां नहीं नजर आ रही है। तो क्या एनडीए अपने बिखराव को रोक पाएगा? और क्या यूपीए जिस तरीके से बिखराव हो रहा है, क्या इसका फायदा उठा पाएगा? देखिए, मौजूदा स्थिति पे अगर गौर किया जाए कि अगर संख्या बल की बात करें लोकसभा की, तो इस समय स्थिति में है कि चाहे जितने भी एनडीए के जो घटक अगर एक साइड में भी हो जाए तो भी बीजेपी आराम से अपनी सत्ता को बरकरार रख सकती है। पहला तो प्रश्न ये है। अब रहा सवाल दूसरा है कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ऐसी राज्यों में भी अंदर प्रवेश कर रही है जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं था या मतलब बहुत कम उपस्थिति दर्ज थी। ये इनका एक ये प्रोग्राम है। तो शायद इससे भी एक जो इसके एनडीए के जो हैं, जो दल, जो इसके सहयोगी दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे टीडीपी हो, ये इनमें एक आशंका है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हमारे को ही एक निगल नहीं जाए ये पार्टी। तो ये एक खतरा ये भी हो सकता है। और दूसरा फिर यह है कि उन प्रदेशों में वापस से अपने आप को मजबूती के साथ पेश करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि साहब हम मौजूदा सरकार से नाराज नहीं है, हम समर्थन विड्रॉ करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हैं। एक ये स्ट्रेटेजी उनकी होगी कि किसी न किसी रूप में हम वापस सत्ता में खड़े हो जाएं, क्योंकि इसका हर राज्य अब विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? हर राज्य को अगर विशेष दर्जा दे दिया तो फिर बचा क्या है? तो ये एक इस चीज को लेकर के इश्यू बना करके ये जो दल हैं, भले ही अभी फिलहाल दिखाने के लिए राजनीतिक स्तर ध्यान रखें, आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह बयान क्यों देते हैं? क्यों आप बिहार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर देते हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जहां जब चुनाव होते हैं मोदी साहब की तरफ से इस तरीके की बातें करती जाती हैं जो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश जो है उस बात को लेकर अड़ गया है कि उसे विशेष राज्य का पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की सुझाव उन्होंने बजट में डालने के लिए कहे थे वो कुछ भी डाले नहीं गए। 2 बार उन्होंने फोन किया, फोन का रिस्पॉन्स नहीं आया। राजनाथ सिंह ने जब उनकी नाराजगी हुई तो राजनाथ सिंह को उनको बनाने के लिए फोन करना पड़ा। तो कहीं न कहीं वो जो दुराव है, आपको अपने साथियों के साथ चलना पड़ेगा, उनके सुझावों को भी देखना पड़ेगा। दंभ की बात यहां पर नजर आने लगती है साहब। नहीं, इसमें 2 चीजें मैं बताऊं मैं आपको स्पष्ट है कि ये हो सकता है कि इनका अपने अपने मतलब राजनीतिक गेम हो आगे पीछे के,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा विशेष राज्य का दर्जा तो राजस्थान को मिलना चाहिए, अन्य दूसरे राज्य के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ हमारे पानी नहीं है, जो हमारे जो संसाधन है वो सीमित है, और दूसरे दूरिया एरिया इतना लंबा और चौड़ा एरिया है, तो कई मतलब कहते हैं दावेदारी हमारी और बरसों से करते आ रहे हैं। आज मौजूदा केंद्र सरकार अगर भाजपा है, भाजपा में केंद्र सरकार है, यहाँ पे भी भाजपा है, लगातार इन्होंने मांग की है, लेकिन उसकी कोई मांग को माना तो नहीं गया। न मध्य प्रदेश का है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ की मामला। अगर इस बात को, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि कोई न कोई, चाहे बीजेपी हो, चाहे ये आपके एनडीए के संगठन जो भी हैं, या जो यूपीए का एक जो महागठबंधन जो बन रहा है, इन सबको आने वाले चुनाव की चुनौती में कहां फायदा मिल रहा है, कहां स्ट्रेटेजिकल है, मुझे जो लग रहा है वो इस तरह का लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है वो मतलब भाजपा वर्सेस अन्य दल हो जाएगा। तो ये भाजपा अपना पूरा प्रसार करना चाह रही, चाहे वो दक्षिण में है, कर्नाटक के हिसाब से, या मतलब तमिलनाडु है, या हर जो भी इसका सहयोगी जो संगठन जो दल रहा है, तो उनमें हमेशा एक मतलब स्थिति आ गई है। का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो आने वाले तो चुनाव है 2019 का, जिसकी रणनीति खाका जो है वो दिल्ली में बैठ के भी तय किया जा रहा है, उसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी दल हो जाएंगे, तो अब उसकी कमान संभालेगा कौन? राहुल गांधी क्या जो विपक्ष के दल हैं, जो एनडीए से नाराज हैं, जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी से नाराज हैं, क्या उनको एक कर पाएगा? ये एक बड़ी चुनौती है, बताएं साहब। देखिए दुर्गेश जी, सीधी सी बात है कि आप जब भी चुनाव में वहां पे घोषणा होती है, आप जाके बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण इतने लंबे होते हैं और इतने ज्यादा योजनाएं वो बता देते हैं कि जिनको बाद में अगर वहां पे भाजपा को नुकसान होता है तब भी वो पूरी योजना नहीं होती, और भाजपा को अगर फायदा होता है तो भी योजनाएं पूरी नहीं होती। इसी का परिणाम है कि जनता निराश है। उत्तर प्रदेश आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी में भाजपा को मिलेगी विधानसभा में, लेकिन मिलने के बावजूद ये लोकसभा में इनको फिर निराशा हाथ लगी, और प्रधानमंत्री जी का खुद का प्रदेश होने के कारण भी, उसके बावजूद भी उनको नुकसान हो। तो ये एक चीज साबित करती है कि 4 साल की केंद्र की योजनाएं उत्तर प्रदेश में, प्रदेश की सरकार भी योजना को लागू करने में विफल रही। चलिए अखिलेश यादव और उनकी तो विदाई हो गई कि वो 3 साल रहे, लेकिन 1 साल तो भाजपा की सरकार थी भाई। 1 साल भाजपा की सरकार केंद्र की योजना को क्यों नहीं लागू कर पाई? अब मैं ये बात कहना चाहूंगा, आप चाहे से जिन स्टेटों में भाजपा की सरकारें, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अभी मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव में भाजपा को बहुत बड़ी हार मिली है। अब ये कोई चांद सितारे भी तोड़ लाए ना, तो भी इनको अब राज नहीं मिलने वाला। यहां पे सत्ता परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि जनता इनके वादों से, इनके झूठे जुमलों से तंग आ चुकी है और इनको बदलना चाहती है। दूसरी बात मैं अब इसके साथ और जोड़ रहा हूं, कांग्रेस विकल्प कहां बन पा रही है साहब? दुग्गल साहब, यही तो हमारा सवाल है, कांग्रेस विकल्प कहां बन पा रही है? नहीं है जनता के पास विकल्प। आप जो है राजस्थान में तो भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, यही तो जनता देख रही कि किसको दें वोट। हम तो नाराज हैं, मोदी जी से नाराज हैं, और जो भी अगर राजस्थान में वसुंधरा जी से नाराज हैं, और वहां पर हम एमपी में भी हम नाराज हैं, छत्तीसगढ़ में भी नाराज है, क्योंकि यहां पर अब चुनाव है, तो वहां पर भी हम सब नाराज हैं। लेकिन विकल्प कौन सा, विकल्प क्या, कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो, कांग्रेस किस तरीके से आएगी, वो तो बताए कांग्रेस। देखिए, राजस्थान में 100 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने अभी 12 जिले में की थी। जगह जगह हमारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठीचार्ज भी, हमने विधानसभा के भी घेराव किए, पेट्रोल, डीजल और गैस पे हमने लद्दा गाड़ी, ऊंट गाड़ी के ऊपर यात्रा करके सरकार को चेताया। हर जगह, हर मोर्चे पर, चाहे वो सरकार कोई भी जन विरोधी निर्णय लिया, हमारे प्रदेशाध्यक्ष, हमारे पूरे नेतृत्व ने पूरी ऊर्जा के साथ विपक्ष का पूरी भूमिका अदा करते हुए हमने सरकार को जगाया। अभी आप रिसेंटली उदाहरण लें, राजस्थान में नगर निगम, जयपुर नगर निगम के फर्जी पट्टों का मामला आया। हमारे जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे 91 वार्डों में 56 थानों में एफआईआर इनके खिलाफ की। 3 महीने से पेपर में उजागर हुआ, लेकिन इस सरकार की जू नहीं रहेंगी। उसके बाद में हमारे कांग्रेस के द्वारा पूरे 56 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए और 3 आरएस अधिकारी सहित बाबू सस्पेंड हुए।
तो ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस प्रदेश में सक्रिय और वैसे भी राजस्थान में पिछले 4-5 साल का पारी बदल रही है। समय कम है सोमानी साहब, जनता का रुख बदल रहा है, पारी और राजस्थान में मैं एक दुर्गे जी जोड़ना चाहूंगा कि पूरी उथल पुथल की नीति हो गई है। प्रदेशाध्यक्ष बदलने की बात, मुख्यमंत्री बदलने की बात, मंत्रिमंडल बदलने की बात, सब कुछ चल रही है। मनोज जी ने जो अपनी बात कही, जो जिस तरह से वर्किंग कर रही है कांग्रेस धरातल पे जा रही है, मैं नहीं समझता हूं इस बात का कोई है। आप देखें जब उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब ने वोटिंग होने के 2 दिन बाद जिला स्तर पे घोषणा पत्र जारी किया। जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की थी वो जिला स्तर पे आने लग रही है, धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। थोड़ी देर पंचायत स्तर के घोषणा पत्र शुरू हो जाएंगे। और रही बात चांद तारे आकाश से तोड़ लाए तो भी नहीं जीत सकते, जिस तरह की बात आज कह रहे हैं सोमानी जी, प्रदेश के हालात में भी बात कीजिए। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का फेरबदल पे आप जरूर कहें दर्शकों को। आप ये 5 महीने रह गए, आपके सिर्फ 5 महीने रह गए और आप सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, मंत्रिमंडल बदल रहे हैं। अफवाह है, ये अफवाह तो आपको जनता के बीच में ये टीवी चैनल्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। नहीं, जब तक कोई चीज की आप कभी भारतीय भवन जा रहे हैं, नहीं, ये आंतरिक मामला है, आंतरिक पार्टी का। कभी दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आते ही मीटिंग में से बयान जारी नहीं करें, संघ कार्यालय जा रही है, क्या चीज हो रही है? राजनीति जैसे राहुल गांधी साहब ने कहा, ये क्यों हुआ? ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भारतीय भवन में है और एक संस्कार में, अनुशासन में, डिसिप्लिन में। दिल्ली से जाते ही मुख्यमंत्री को भारतीय भवन जाना पड़ा, और इंतजार जनता ही कर रही है। प्रदेश में मंत्रियों को बुलाना पड़ा। को लेकर जनता जो है वो अपना मानस जो है वो सामने रखेगी और उसके बाद वोट कास्ट करेगी। और अब दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती जरूर है और बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो खाका और जिस नीति और रीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो एक बड़ी चुनौती 2019 के लिए होंगे? ये सोचना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर वो चुनौती होंगे तो उसकी काट क्या, और राहुल गांधी के साथ इस बात का कि किस तरीके से जो बिखराव एनडीए में हो रहा है उसको किस तरीके से पाटा जाए, उसका फायदा किस तरीके से उठाया जाए, युवाओं की आवाज वो किस तरीके से बन सकते हैं और किस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति के साथ लोगों को, और लोगों के साथ साथ सबसे बड़ी बात अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं और युवाओं की शक्ति को किस तरीके से सामंजस्य के साथ बिठा सकते हैं, वो एक बड़ी चुनौती उनके साथ होगी। और उस चुनौती को अगर वो पार पा लेते हैं तो चुनौती बन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो फिलहाल खास खबर में आज इतना ही, लेकिन आप लोग सब हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुए। मनोज दुग्गल साहब कांग्रेस से शामिल हुए, विकास सोमानी साहब बीजेपी से और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शामिल हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। तो अब जनता ही तय करेगी, मतलब कि आपको ही तय करना है। आपको अब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकलापों को, उनकी मैनिफेस्टो को और उनकी नीतियों को, उनकी रीतियों को और उनके ऊपर विश्वास को समझना होगा, टटोलना होगा, तोलना होगा और उसके बाद अपना मानस बनाना होगा। तो फिलहाल आप इसके ऊपर मशक्कत जारी रखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।